Yes. Yes, everybody, most welcomes to Ananya Academy. I am Jaishankar Mishra, expert English literature language. आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज के उन विविध पहलुओं पे आपसे डिस्कस करने के लिए, जो इंग्लिश का प्रारूप केवल टेट, सी टेट या सुपर टेट की बात नहीं है। इंग्लिश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे अगर आप हैं तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, बहुत इंग्लिश इज़ ईजी, अंग्रेजी कैसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। एक लंबे अनुभव को लेकर के, एक्सपीरियंस को लेकर के आपसे बात कर रहा हूँ। इस संस्थान से बड़े लंबे समय से मेरा जुड़ाव रहा है और इसके शुरुआती दिनों से मैं जुड़ा रहा हूँ इसके सदस्य के तौर पर। आज मैं इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाह रहा हूँ। जो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोसीड करोगे उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जिन परीक्षाओं को आप दे रहे हो, यही स्टूडेंट्स टेट, सुपर टेट, टेट पे जो वर्क करता है, यही और परीक्षाओं से जुड़ा रहता है। तो इंग्लिश कहाँ तक आपको ले जा सकती है, इंग्लिश का जहाँ जहाँ रोल है वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता आपके लिए वर्ड पावर मेंटेन करना भी है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके वर्ड पावर को जब से तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब से तक वो दिक्कत आएगी। इसलिए अब वर्ड पावर के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता आपकी क्या है? वर्ड पावर। अब वर्ड पावर में आपकी कई चीजें आएंगी, जैसे आपका है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके गाइस, you can get that. So ये जो 3 points which I pointed out here, synonyms, antonyms, one word substitutions, idioms, इसको आप फ्रेजल वर्ड्स के रूप में भी मेंशन करते हैं। वी आर जस्ट स्पेशली पॉइंटिंग इट आउट। इसको आप इडियम्स फ्रेज भी कहते हैं या फ्रेजल वर्ड्स भी इसको हैंडल करते हैं एट ऑल। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ मेंशन किया है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके लिए वो कितने महत्वपूर्ण बन सकते हैं। हाउ यू कैन हैंडल इट वेरी एग्जैक्टली। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज। अब इनको जानने के तरीके क्या हैं, ये कैसे क्वेश्चंस टच किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पे, उनको हम एग्जाम्पल और फॉर्मेट को लेकर के चलेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब इसको आप स्टडी करोगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, उसके लिए मैं आपको एक डिस्कस करना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपको न्यूज़ पेपर से काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएंगी। न्यूज़ पेपर यू कैन गेट इट वेल। और न्यूज़ पेपर को पढ़ने का कुछ एक तरीका है, एक टेक्निक है। और जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द पायनियर है, ये न्यूज़ पेपर में जब आप पढ़ते होगे, अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे सिनोनिम्स का एग्जाम्पल्स है, एंटोनिम्स का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, इडियम्स एंड फ्रेज का है, कैसे आप ग्रामर को आप हैंडल करोगे। एक छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के हम आपसे डिस्कस करेंगे। जितनी टॉपिक्स आपकी हैं इंग्लिश की, सब आपको एलेबोरेट कर दी जाएगी बहुत ही इजी वे में। कहीं आपको इंग्लिश टफ नहीं लगेगी, आप इंग्लिश से जुड़ोगे और आप देखेंगे कि जो इंग्लिश अभी आप तक पढ़ते आए हैं उसमें आप डिफ्रेंसिएशन क्या है, उसमें क्या आप अंतर पाओगे। यू कैन गेट दैट। सो अब जैसे न्यूज़पेपर को आपने शुरू किया पढ़ना, कोई भी न्यूज़पेपर आप देखोगे तो 3 वर्ड, ये जो मैं अभी इस पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये तीनों वर्ड आपको रोज हर न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगे। वो है क्राउड, रश और मॉब। ये तीनों वर्ड आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, न्यूज़पेपर को मैंने क्यों कहा आपको स्टडी के रूप में लाने के लिए, क्योंकि जिस समय आप न्यूज़पेपर तो बड़े शौक से खरीदते हो, परचेज करते हो। अगर मैंने कह दिया कि आप इंडियन एक्सप्रेस लीजिए तो आप तुरंत इंडियन एक्सप्रेस आपने ले लिया। द हिंदू का हिंदू आपने परचेज कर लिया और पढ़ने लगे। अब समस्या आपके सामने उस समय क्या आती है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप देखते हैं जो उसका अर्थ आप निकालना चाहते हैं वो नहीं निकलता। ओके, और उसमें आप ग्रामर ढूंढने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि उसमें कई चीज़ें
जैसे गंगा नदी में 5 लोग डूब गए, तो इसका मुख्य रूप से तो होना चाहिए 5 persons वर ड्राउन्ड इन द गंगा। अब वर्ग यहां पे क्यों? क्योंकि ये पैसिव कंस्ट्रक्शन पे बनाया गया सेंटेंस है। हम आपको वॉइस जब पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि काफी एक्टिव टू पैसिव वॉइस का बड़ा रोल है हर एग्जामिनेशंस में। कुछ ऐसी परीक्षाएं जिसमें से 20 क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव के हैं और 20 क्वेश्चन नरेशन के हैं। 20 क्वेश्चंस नरेशन, 20 क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव वॉइस, 40 क्वेश्चंस का उसमें रूप है। तो वॉइस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कई अंग्रेजी के आपके बड़े अच्छे रूप समझ में आएंगे, और वॉइस को मैं बड़े अच्छे तरीके से बता दूंगा। और वॉइस में आप देखेंगे कि अक्सर जो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो उसमें न्यूज़पेपर में वॉइस का बड़ा रोल है। 5 persons वर ड्राउन्ड इन द गंगा। अब देखो डूबने की अंग्रेजी सिंक भी है, यहाँ ड्राउंड क्यों लगा दिया गया? अब डूबते किस प्रकार के लोग हैं? अब जैसे मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु डूबती है तो उसके लिए सिंक सैंक है, लेकिन अगर कोई सजीव डूब रहा है तो उसके लिए ड्राउन वर्ड है। एक कंपटीशन में स्पॉटिंग एरर एक है। स्पॉटिंग एरर ABCD करके सेंटेंस टच किया जाता है। जब आप ABCD करके उससे सेंटेंस देखते हो उसके भी प्रारूप पे मैं चलूंगा, यानी एक उसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश है, आप उसको वॉच करो। यू कैन फाइंड आउट इट वेरी एग्जैक्टली एंड सिग्निफिकेंटली एट ऑल। तो आप उसमें देखोगे कि किस प्रकार से सेंटेंस को उसको हैंडल किया जाता है। क्राउड, यहां जो वर्ड मैंने लिखा आपको, क्राउड ये भीड़ की इंग्लिश है। रश भी भीड़ की इंग्लिश है। मॉब जो है वो भी भीड़ की इंग्लिश है। यानी ये जो पॉइंट आउट किया गया ये सब भीड़ की ही इंग्लिश इसमें मेंशन की गई है। और उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात जानकारी के लिए है, वेरी एग्जैक्टली यू कैन फाइंड आउट इन द सच वे। अब इसको कैसे आप समझोगे, कैसे आप उसको हैंडल करोगे, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। क्राउड भी भीड़ है, रश भी भीड़ है, मॉब भी भीड़ है। रश एक ऐसी भीड़, मॉब एक ऐसी भीड़, और क्राउड कैसी, जैसे 10 से 15 लोग बड़े अनुशासित रूप से बैठे हुए डिसिप्लिन एक्शन में, वो आपका क्राउड हो गया। और यही क्राउड जब रश कब बन जाती है? जब ऑफिस में मान लो 10 से 15 लोगों को बैठने की जगह है, उसमें आकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आ जाए तो कशमकश सी हो गई। 20-25 लोगों की संख्या आ गई, 5-6 लोगों को मान लो बैठने की जगह, तो कशमकश हो गया। तो ये क्राउड, ये भीड़ हुई। रश अनुपात से अधिक भीड़, मॉब अनियंत्रित भीड़। अब यही रश जो है, यही क्राउड रश भी है, यही क्राउड आपका मॉब भी है। मॉब कब हो जाएगा? जब यही 20-25 लोग जो अनुशासित रूप से बैठे हुए थे भीड़ की शक्ल में, वही रश हुए और वही किसी चौराहे पे जा करके अगर उपद्रव करने लग जाएंगे तो उसको कहते हैं अनियंत्रित भीड़। ये सब शब्द आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के हिस्सा है। जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि कैसे आप देखें जब न्यूज़पेपर आप टच करते हो तो कैसे उसमें से क्वेश्चंस ये टच किए जाते हैं, हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो जब आप न्यूज़पेपर से अपने आप को जोड़ोगे तो काफ़ी अच्छे वर्ड पावर की तरफ बढ़ोगे, काफ़ी अच्छा संकेत हो जाएगा। एक चीज़ और उसमें से न्यूज़पेपर से आपको लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? आपको कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब आप पढ़ोगे तो यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली इट ऑल। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की भी तैयारी होगी। कई एग्जाम्स आप देखते होंगे, जो भी आप एग्जाम में देंगे उसमें कॉम्प्रिहेंशन का भी रोल रहेगा। और कॉम्प्रिहेंशन क्या? पैसेज विल बी गिवन, और उसमें से क्वेश्चन टच किए जाते हैं, ऑप्शन विल बी देयर। तो जब आप इंग्लिश बहुत एक्सक्लूसिवली बड़े अच्छे तरीके से होती जाएगी तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर पाओगे और वर्ड पावर आपका मेंटेन होता जाएगा। तो आपको समझने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल कर लोगे। और एक चीज़ और आ जाएगी न्यूज़पेपर से आपको, आप प्रेसी राइटिंग। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो
जिनमें प्रेसी राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है। तो मैं आपको सारी इन बिंदुओं पे लेके चलूंगा। आई शैल प्रोसीड फर्दर अंडर द कंसर्न। तो ए तरीका भी मैं बताऊंगा। आई शैल स्पेशली टेल यू द प्रोसेस अंडर दिस कंसिडरेशन और असाइनमेंट एट ऑल। फिर इसके बाद जो मैं भी डिस्कस आपसे कर रहा था कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड फ्रेजल वर्ड्स, उसमें देखें अभी एक एक प्रोसेस पे मैं लेकर बढ़ रहा हूँ पॉइंट्स को। कैसे एंटोनिम होगा, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जरा इसका एक रोल देखिए। स्पॉटिंग एरर आगे के क्रम में, अभी तो मैंने बताया कोई जो वर्ड पावर के लिए ये चीज़ें हैं, इसके लिए आपको सीट्स वगैरह भी आई शैल प्रोवाइड यू, उसके प्रोसेस मिलेंगे, यू कैन अडॉप्ट इट। एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट आपको आता है स्पॉटिंग एरर। उसी सेंटेंस को कैसे आप स्पॉटिंग एरर कर सकते हो, कैसे आप स्पॉटिंग एरर ही इनकरेक्ट टू करेक्ट सेंटेंस हो जाता है, और कैसे वही इनकरेक्ट टू करेक्ट सेंटेंस कैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाता है। यानी एक ही प्रकार के इस प्रोसेस को आप कई तरीके से हैंडल कर सकते हो इंग्लिश के। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस है आपका, इसको स्पॉटिंग एरर में मैं मेंशन कर रहा हूं, स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, यस। अब स्पॉटिंग एरर यही जो टॉपिक है, कि जब आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, पूरा सिंटैक्स का जो फॉर्मेट है जानने के बाद आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे नाउन आप पढ़ रहे हो तो नाउन से कंसीडरिंग क्वेश्चंस जो हैं आपको आने लग जाएंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर है, मीनिंग उनकी प्लूरल होती है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल है, मीनिंग सिंगुलर होती है। इस पर भी बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस पर हम डिस्कस आपसे विद द प्रोसेस करेंगे। जैसे सेंटेंस है आपका, फर्स्ट वन, आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग। जरा सेंटेंस की इस लेंथ को देखिए, आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है, एक तरीका है। और यही सेंटेंस जो इनकरेक्ट टू करेक्ट है, उसको स्पॉटिंग एरर में कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे आई प्रिफर ए, वॉकिंग इट इज बी, देन स्विमिंग इट इज नंबर सी, नो एरर इट इज नंबर डी। अभी ये नो एरर क्या है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ सेंटेंस बोर्ड पे मेंशन करके उनकी टेक्निकलिटी को बता करके कैसे आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हो, उसको जानने के बाद ग्रामर के उसकी विविधता को आप कैसे समझ सकते हो, यू कैन गेट दैट। सो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके एक एक पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 2, मिल्क इज प्रिफरेबल, मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी, फुल स्टॉप। अभी छोटे सेंटेंस हैं, स्पॉटिंग एरर से अब आप परिचित हो चुके होंगे कैसे क्वेश्चंस टच किए जाते हैं। वो तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए कि कैसे आप कई टॉपिक्स को कैसे एग्जाम में टच किए जाते हैं, उनको कैसे आप हैंडल करोगे। मिल्क इज नंबर ए, प्रिफरेबल देन इट इज नंबर बी, एंड टी नंबर सी, नो एरर इट इज नंबर डी। ए यहाँ पे मेंशन किया गया। अभी हम सेंटेंस पे आगे बढ़ रहे हैं, पहले जरा इन दोनों क्वेश्चंस को पहले वाच करते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए,
ये आपका इनकरेक्ट टू करेक्ट भी है, यानी एक पॉइंट आप पढ़ रहे हो, जिससे कुछ ऐसे एग्जामिनेशन हो जैसे सीपीएफ कमांडेंट वगैरह का हुआ, ये आपके लिए जैसे ग्रेजुएशन लेवल की एक सर्विस होती है, उसमें वो उसी लेवल का एग्जामिनेशन है, उसमें इनकरेक्ट टू करेक्ट के रूप में ग्रामर पूरा रिटर्न के रूप में आता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम देने आप जा रहे हो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको टिक करना होता है, जिनमें आपको ऑप्शन फिलअप करने होते हैं। तो हर प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश, आप आगे सिविल सर्विसेज वगैरह में कभी आप जाना चाहेंगे तो उसके लिए भी इट विल बी वेरी एब्सोल्युटली वन फॉर यू फॉर द CSAT एट ऑल, दैट इज गुड वन। उस पर भी ये इंग्लिश का प्रोसेस काम दे देगा। अब देखिए, आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग, ए सेंटेंस है। इसको आपने देखा, यदि आपने फॉर्मेट पूरा ग्रामर का पढ़ा है तो आपको बड़े आसानी से मालूम पड़ जाएगा। प्रीफर और प्रिफरेबल, देखिएगा इस प्रीफर जो वर्ड है और प्रिफरेबल, ये खुद में कंपैरेटिव डिग्री के रूप में आते हैं। इनके साथ किसी प्रकार के कंपैरिजन को सेटअप नहीं किया जाता, इनमें कंपैरेटिव की फोर्स होती है। ओके, वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन। जहां भी प्रीफर और प्रेफरेबल आपके वर्ड लिखे हो, जान लीजिए वहां पे अगर देन लिखा हुआ है तो वही पार्ट गलत है, यानी उसी पार्ट को आपको चूज करना है, वहीं से मिस्टेक है वो, यानी ऑप्शन के रूप में आप वही चुनेंगे। यू हैव टू चूज दैट। सो कहां पे वो मिस्टेक हो रही है, तो जहां पे देन लगा हुआ है जान लीजिए वहां पे टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पे प्रीफर और प्रेफरेबल जहां भी सेंटेंस, अक्सर आप देखेंगे एग्जाम्स में, आप जो भी मान लो पिछले कुछ वर्षों से अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको आइडिया होगी उस चीज़ की। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो आप टेट, सी टेट और सुपर टेट पे जो ये पॉइंट आउट आप करने जा रहे हो, दैट इज वेरी गुड वन, वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन क्राइटेरिया विच यू हैव टू अडॉप्ट। तो उसके बीच में ये चीज़ बहुत ही आपके लिए एब्सोल्यूट हो जाएगी। ये सारे परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही अप टू डेट रह गए। तो प्रीफर और प्रेफरेबल में क्या है, कंपैरेटिव की फोर्स रहती है, और उसमें देन के स्थान पे क्या प्रयोग कर देंगे, आप टू लगा देंगे। दैट इज वेरी गुड वन। यानी यहां पे आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यू हैव टू मेंशन दैट। सो और इसका पूरा आंसर अगर लिखना है जैसे जहां पे रिटन पॉइंट पे होगा, तो आई प्रिफर वॉकिंग टू स्विमिंग। अब हमेशा के लिए जान लीजिए कहीं ना कहीं एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन टच किए जाए। प्रीफर और प्रेफरेबल सेंटेंस अक्सर मैं देख रहा हूं कि पूछा जा रहा है। तो मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, ये भी आपको आंसर आ गया। तो मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, दैट्स वेरी एब्सोल्यूट वन। अब देखिए गाइस आगे के क्रम में जस्ट फॉर मेंटेनिंग दिस फॉर्मेट वेरी एग्जैक्ट, कैसे इंग्लिश का जो ग्रामर है आपके लिए आसान बनता जाएगा। हाउ इंग्लिश ग्रामर विल बी वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन फॉर यू। अब देखेंगे वी कैन गेट इन द मैटर। अब देखिए सेंटेंस को इन द वेरी शार्पिंग वे। नेक्स्ट वन से माई सेल्फ, ये क्वेश्चन माई सेल्फ डिड दिस वर्क, myself did this work. Okay, myself did this work, the sentence which is written here ये इनकरेक्ट भी है और इसको ऑप्शन में भी आप हैंडल कर सकते हो। myself A, it is B and it is C, no error, it is number D। और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है उस पर हम डिस्कस आगे के लेक्चर में करेंगे। आज चूँकि ग्रामर को लेकर के जो एक प्रकार की लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न है, कैसे उसको आप हैंडल करेंगे, तो एक कुछ चीज़ें जानने के बाद पूरे इंग्लिश की ग्रामर को, पूरे इंग्लिश के प्रोसीजर को आप समझ लेंगे, इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। भाई वर्ड पावर आपका मेंटेन हो जाएगा, आपको ग्रामर की समझ आ जाएगी, तो आपको हर चीज़ बहुत आसान लगने लग जाएगी।
माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये आपका इनकरेक्ट टू करेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो। यू कैन हैंडल इट वेल इन अप्रोप्रिएट मैनर, अप्रोप्रिएट वे। और जैसे नेक्स्ट वन इनकरेक्ट में है, ही इंजॉयड ड्यूरिंग, he enjoyed during the holidays, he enjoyed during the holidays, okay, he, it is A, enjoyed during, it is number B, the holidays, it is number C, no error, it is number D, absolute one, the exact one। इस प्रकार के मॉडल के क्वेश्चन को अक्सर जो एग्जामिनेशन में टच किया जा रहा है, ये जो क्वेश्चंस मैंने भी मेंशन किए स्पॉटिंग एरर में, ये जो भी परीक्षाएं हो रही, जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, उसमें एग्जामिनर के ये फॉर्मेट बहुत पसंद में है और अक्सर दे देते हैं, इसलिए मैं उस प्रोसेस पे लेकर चला हूँ। अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस है आपका, ये माई सेल्फ डिड दिस वर्क, या इसी क्वेश्चन किसी मॉडल पे एक और है, यहाँ पे हम हैंडल कर दे रहे हैं, वी इंजॉयड, ओके, वी इंजॉयड इन द फेयर, इन द फेयर, यस गाइस, वेरी गुड एट ऑल, वी इंजॉयड इन द फेयर। इनकरेक्ट भी है, इसको यू हैव टू करेक्ट इट, बी ए ऑप्शन, enjoyed in, it is B, in the fair it is C, no error it is number D। ये नो एरर का फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। जैसे सेंटेंस में कहीं कोई एरर है तो उसी पार्ट को आपने हैंडल किया, संकेत किया या ऑप्शन भर दिया, लेकिन अगर उसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस कभी कभी ऐसे होंगे जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, आप उसको ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी शुड बी मेंटेन देयर, मेंशन देयर, ओके। अब देखिए, जैसे सेंटेंस बोर्ड पे है, अभी आज मैं सीधे आपको इसलिए और बिना किसी औपचारिकता के मैंने सीधे उस कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के इसके अंग्रेजी किया गया कि कैसे आपको जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो समस्या बन जाते हैं वो कैसे आप हैंडल करोगे। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। और क्या आपका पूरे सिलेबस पे क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, पहले शुरुआत मैंने संकेत कर दिया कि वर्ड पावर तो मेंटेन करना ही आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेज ये कैसे टच किए जाते हैं, इस पर भी, इसकी बारीकी पर भी चलेंगे। आई शैल प्रोसीड फर्दर। लेकिन अभी जो मैंने कहा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, वो ये इस टेक्निकलिटी पर भी बेस्ड है। ये हर परीक्षाओं में, एवरीवेयर एल्स यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट फॉर्मेट। माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये सेंटेंस है, ओके। अब देखिए, इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस। लेकिन अभी ऑप्शन में भी दिया गया है ए, बी, सी एंड डी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, जितने सेल्फ इंग्लिश के ये वर्ड दिख रहे हैं, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी देखिए, ये टॉपिक, ये पॉइंट, इसका मतलब प्रोनाउन की टॉपिक से है। उस पर जब डिटेल में हम चलेंगे तो आपको सब चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, ये चूंकि मैं आपकी जानकारी के बता दूं, ये सेंटेंस इस प्रकार का ये सीपीएफ में एक और होता है, ये इनकरेक्ट में मेंशन किया गया, इनकरेक्ट टू करेक्ट में कई एकेडमिक एग्जामिनेशंस में टच किया गया है। और कंपटीशन में कैसे फॉर्मेट किया जाएगा, ये आपके जैसे टेट में, सुपर टेट में, आपके सी टेट में ये मॉडल है, ए, बी, सी और डी करके आएगा। यानी वही क्वेश्चन कई परीक्षाओं में कैसे पूछा जा रहा है, हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इन वेरियस एग्जामिनेशंस एट ऑल।
तो माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये सेंटेंस है। माई सेल्फ, अब देखिए, तो कभी भी ये जो सेल्फ वर्ड है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये कभी भी किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती। यानी यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ यूज किया गया वो यूज नहीं किया जाएगा। तो सही कैसे होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट एट ऑल? अभी बना किससे? किससे सेल्फ जनरेट हुआ है? इसकी ओरिजिन क्या है? सी से हर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, आई से माई सेल्फ, दे से देम सेल्फ, वी से आवर सेल्व्स, इट से इट सेल्फ। ओके, तो माई सेल्फ किससे बना है? आई से। जिससे बना उसी को आगे कर दिया, आंसर हो गया इसका। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट, सिंपल एथेंटिक वे में। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, इट्स एब्सोल्यूट आंसर। मैंने उसका इनकरेक्ट सेंटेंस को मैंने करेक्ट कर दिया। अब इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए, यू हैव टू बी पॉइंट आउट हियर। एकदम एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया पे, एग्जामिनेशन टू द पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप उस ग्रामर की टेक्निक को, ग्रामर की उस हैंडलिंग होते हुए पॉइंट को कैसे आप हैंडल करोगे। ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, सेंटेंस को देखिए। ये तीनों सेंटेंस जो भी मेंशन किए गए हैं बोर्ड पे, ये तीनों प्रोनाउन की टॉपिक से ही जनरेट है। इंजॉय, कुछ ऐसे शब्द होते हैं गाइस जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब ये सब चीजें जब जान लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि कौन से ऑप्शन पे हमें टिक करना है। इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब यहां देखिए, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ये सेंटेंस है। अब इंजॉयड वर्ड है, इंजॉयड भी पढ़ते हैं उसको। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी यहीं पे, यानी इंजॉयड के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे लगना है। तो रिफ्लेक्सिव लगना क्या है? इंजॉय के पहले क्या वर्ड? ही है, यहां पे हिम सेल्फ हो जाएगा। सी है तो हर सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ। अब आप क्राइटेरिया समझ गए होंगे, इसका आंसर हो गया ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ओके गाइस, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ये आप पूरा आंसर इसको मेंशन कर लीजिए गाइस, जस्ट आई पॉइंटेड आउट एट ऑल हॉलीडेज, जस्ट यू कैन गेट दैट। नहीं तो हॉलीडे चलिए अच्छे ढंग से उसको मेंशन कर दिया जा रहा है, जस्ट आई पॉइंटिंग इट आउट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। वही लास्ट वाला वर्ड जो है उसको आपको हैंडल कर देना वेरी एग्जैक्टली इन दैट प्रोसेस। अब इसके प्रोसेस में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूट वन हियर, यानी आपको यहां पे रिफ्लेक्सिव को हैंडल करना है। यू हैव टू मेंटेन द और मेंशन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर। इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। तो मैं आपको पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्जन में इसको, इस कंटेक्स्ट में इसको मेंशन करूंगा। अब वी इंजॉयड इन द फेयर, अब इसको जानने के बाद मुझे लगता है कि सेंटेंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब आपको आइडिया लग गई होगी कि इंजॉय वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ भी आपको आवर सेल्व्स लगाना है। कहाँ पे लगाना है? इंजॉय के बाद। पूरा आंसर क्या हो जाएगा? वी इंजॉयड ourselves. Okay guys, we enjoyed ourselves in the fair. In the fair, it's absolute answer, very reliable one, very exact one, which you are just going to adopt here. तो ये स्पॉटिंग एरर्स में कैसे क्वेश्चन टच किए जाते हैं, हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, इस पर मैंने अभी थोड़ा सा फोकस किया इस चीज़ को। इसमें जितने टॉपिक्स आपके हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, जो सिंटैक्स के क्राइटेरिया में आते हैं, उनको आप कैसे आप मेंशन करोगे, कैसे आप हैंडल करोगे, ऑल द थिंग्स स्पेशली आई विल टेल यू, उन सब पे हम चलेंगे लेकर के पॉइंट्स को। अभी आपने ये सेंटेंसेज जो देखे, ये अलग अलग परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं गाइस। The questions concerning of various examinations you can adopt and you can handle it well. ये ऐसे छोटे छोटे प्रारूप हैं, ये अक्सर
आप देखेंगे, यू कैन सी दैट इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन। अब देखिए वही स्पॉटिंग एरर और इसकी गतिविधि को ही प्रोसीड करते हुए वी शैल मेंशन दैट सो। जैसे सेंटेंस है आपका यहां पे, इफ आई शैल गो टू योर विलेज, गो टू योर विलेज, सेंटेंस नोट कर लीजिए गाइस, देन आई शैल सी योर फादर। ये इट्स इनकरेक्ट वन एंड यू हैव टू करेक्ट दिस पॉइंट। अब देखिए ये जो टॉपिक आप हैंडल कर रहे हो उसमें से किस प्रकार से इसको आप लेकर के प्रोसीड करोगे। इफ आई शैल गो टू योर विलेज देन आई शैल सी योर फादर इन दैट प्रोसेस। अब समझना आपको ये है, इन द क्राइटेरिया, इन द वेरी सफिशिएंट वे यू कैन गेट दैट। इफ आई शैल सी योर फादर देन आई शैल सी। जरा सेंटेंस को, जरा इसकी टेक्निकलिटी पे देखिए। ये ऐसा प्रारूप है, एक ऐसा प्रोसेस है जो एग्जामिनर की बहुत पसंद है। यू कैन गेट इन द क्राइटेरिया। अब इसी प्रोसेस को कैसे आप इसको हैंडल करोगे। अब ऑप्शन में इफ आई शैल गो टू योर विलेज देन आई शैल सी योर फादर, ये पॉइंट आउट किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑप्शन बी एंड इट इज ऑप्शन सी एंड नो एरर, इट इज नंबर डी। इस पर हमें डिस्कस करना है आपसे। इफ और व्हेन एक ऐसे वर्ड है गाइस, और देखिए एक कंजंक्शन के इफ जो है वो कंडीशनल सेंटेंस के रूप में यूज किया जाता है। उसको कैसे आप जानोगे, कैसे आप मेंशन करोगे, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। वी शैल प्रोसीड फर्दर इन द कंडीशंस टू गेट। लेकिन हम इसको थोड़ा सा हैंडल करके, इफ आई शैल गो टू योर विलेज देन आई शैल सी योर फादर सेंटेंस है, तो इफ और व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब ही ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया गया, यानी देन यहां पे लिखा हुआ है, वहां पे कामा का प्रयोग करते हैं। ओके, और दोनों तरफ अगर फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया हो तो एक को सिंपल प्रेजेंट में कर देते हैं और एक को फ्यूचर बने रहने देते हैं। ये ग्रामर का टेंस का बड़ा सिंपल सा रूल है। बोथ साइड से फ्यूचर टेंस कंसीडर। अगर यहाँ पे है, देखिए यहाँ भी सेल लगा हुआ है, वहां भी सेल है, तो ऐसी स्थिति में इफ और इफ के साइड का, जो सिंपली बता दूं, इफ के साइड का सेल आप रिमूव कर दीजिए और पूरा आंसर इसका आपका हो जाएगा इफ आई गो टू योर विलेज। ओके गाइस, विलेज कामा, आगे सेंटेंस जो रिमेनिंग पार्ट है उसको उसी स्थिति में रख देंगे, आई शैल सी योर फादर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स एब्सोल्युटली वन। ओके गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कम्युनिकेट करूंगा यहीं से ग्रामर की तमाम गतिविधियों पर और आपके पूरे सिलेबस के पूरे पॉइंट को डिस्कस करते हुए फिर वर्ड पावर को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।